डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ और उसके बाद सुनाऊंगा अपनी वो भयानक कहानी, वो अजीब नौकरी जो मैंने की थी, जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था। बचपन से ही मैं बड़ा खुशदिल रहा था। स्कूल में भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। मुझे मजाक करना हमेशा से पसंद था, इसीलिए स्कूल में भी मैं दोस्तों के साथ मजाक किया करता और ये आदत धीरे धीरे बिगड़ती गई। सिर्फ मैं दोस्तों के साथ ही नहीं, क्लास की लड़कियों के साथ और उसके बाद टीचर्स के साथ भी मजाक करने लगा। जो क्लास के बच्चे होते हैं वो मजाक को मजाक की तरह लेते हैं, लेकिन टीचर मजाक को कभी मजाक की तरह नहीं लेते, वो इसे बेइज्जती की तरह लेते हैं। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पिटा करता था, लेकिन मेरे साथ कुछ खास नहीं हुआ था। ये तो सब बच्चों के साथ होता था, चाहे वो पढ़ने में अच्छे हों या ना हो। मैं हमेशा क्लास में बीच में बैठा करता था, यानी लड़कों वाली उस लाइन के बिल्कुल बीच में। मिडिल क्लास में पैदा हुआ था ना, इसीलिए क्लास के उन बेंच के बिल्कुल बीच में बैठता था। मिडल वाले वो बेंच, जो अमीर होते हैं वो आगे बैठते हैं। हमें बताया जाता है कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें आगे बिठाया जाता है, और सबसे पीछे बैक बेंचर्स जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते। ये सच्चाई नहीं है। आगे अमीर बैठते हैं, मिडिल क्लास बीच में बैठते हैं और गरीबों को पीछे बिठाया जाता है। ये असली सच्चाई है जो हमें बहुत बाद में समझ में आती है। मैं बीच में बैठा करता और हर बार बच जाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही स्कूल से मैं कॉलेज तक पहुंचा था, लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते कुछ मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई थी। कभी कभी किसी न किसी से आपका झगड़ा हो ही जाता है और आपको लगने लगता है झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल में तो हम लड़ाई करके फिर से दोस्त बन जाया करते थे, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं था। अगर किसी से लड़ाई हुई वो कुछ लड़कों को लेकर आते और उसके बाद मेरे दोस्त भी मेरे साथ आते। और एक बार मेरा झगड़ा एक मंत्री के बेटे के साथ हो गया। मंत्री अच्छा था, बेटे की ये हरकतों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसके लड़के के पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे। लगभग 70 लोगों को लेकर आया था वो 70। मेरे दोस्त साथ, हम उनके सामने खड़े। वो मुझे डराने लगा था कि आज तुम सब बहुत ज़्यादा पिटोगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो। मेरे दोस्त पिट रहे थे और उस समय मुझे समझ में आया कुछ अलग करना होगा। एक तरफ पड़ी हुई लकड़ी, जेब से निकाला मैंने रुमाल और रुमाल के नीचे लकड़ी रखकर मैं कहने लगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। 70 लोगों को भागते हुए आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा। ऐसे डर कर भागे, बंदूक से कौन नहीं डरता। उसके बाद मैं रुमाल लेकर उनके पीछे पीछे भागता रहा। वो चीखें मारने लगे। कुछ लोग नालियों में गिर चुके थे, कुछ लड़के ऐसे थे जो दीवारों से टकरा कर बेहोश हो गए थे। मैं भी वो लकड़ी का टुकड़ा रुमाल के नीचे लेकर उनके पीछे भागता रहा। चीखें निकल गई और उस लड़के ने, खास तौर पर वो मंत्री का बेटा, उसने माफ़ी मांगी, पाँव को हाथ लगाया और कहा, दोबारा तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। मैंने हाथ उठाए और कहा, मैं जीत गया। बस यही कहना मेरी गलती थी। हाथ में जो लकड़ी थी ना, उसके ऊपर वाला रुमाल पीछे गिर गया। फिर वो कहने लगा, तूने झूठ बोला, तेरे पास तो लकड़ी है, कोई बंदूक नहीं है, पीटो साले को। फिर वो मुझे पीटने लगे। लेकिन हर किसी के पास एक छिपा हुआ हथियार होता है। मेरे पास भी छिपा हुआ हथियार था, जिसका कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। वो छुपा हथियार था मेरे मामा जी, जो किसी और शहर में रहते थे। कभी कभी मिलने के लिए आते थे और मेरे मामा जी से मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डरते थे।
क्योंकि मेरे मामा जी को सब बदमाश कहा करते थे। आस पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा डर जाते थे। किस्से ही ऐसे थे मेरे मामा के। भले ही मेरे मामा का नाम देवा था, लेकिन मेरे मामा को सब लोग जानते थे लोहा मानव के नाम से, आयरन मैन। मैंने उन लड़कों के सामने अपने मामा जी का नाम लिया। तुम्हें पता है मेरे मामा कौन है? मुझे हाथ मत लगाना, मैं अपने मामा को बता दूंगा, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। उन्होंने कहा, बता तेरा मामा कौन है। मैंने कहा, देवा, लोहा मानव। एक पल के लिए वो घबरा चुके थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर कहने लगे, तू झूठ बोल रहा है, तू देवा का भांजा नहीं हो सकता। देवा तो किसी और शहर में रहता है, जब यहाँ आता है मेरे पिता उनके साथ काम करते हैं, सच बता। मैंने उस समय कहा, बात करवाऊं, मामा जी से बात करवाऊं। जैसे उसकी इज्जत पर चोट लगी थी। लगभग वहां से 60 लोगों को मैंने भागते हुए देखा। उसके 10 पक्के दोस्त रह चुके थे। वो अपने दोस्तों को कह रहा, देखो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे लगा अब अपने मामा को बुलाना होगा। लोहा मानव, लोहा कहते हैं जब किसी से लड़ते हैं ना, बिल्कुल लोहे की तरह, उन्हें चोट नहीं लगती, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता, सब डरते हैं। मुझे उन्होंने पीटा तो मैंने फ़ोन लगाया मामा जी को, और मेरे मामा जी कहने लगे, रात तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, टाइम दे दे, उन्हें टाइम दे दे कि रात के 8 बजे यहीं पर दोबारा मिले। मैंने उन्हें टाइम दे दिया। मैं घर आ गया, माँ को नहीं बताया। मामा जी मेरे साथ 8 बजे उसी जगह पहुँचे थे। मेरे मामा अकेले थे सामने खड़े, और वो लगभग 70 से 75 लोगों को और ज़्यादा लेकर आया था, यानी 150 लोग हो चुके थे, घबराए हुए सब। मेरे मामा आगे खड़े कह रहे, पता है ना मैं कौन हूँ। और जैसे मेरा वो दुश्मन नहीं जानता था कि मेरे मामा कौन है। नाम देवा है, लोहा मानव कहते हैं। उसने सीधा पीटना शुरू कर दिया कि अकेला आदमी है ना। मामा जी के सब मुक्के मार रहे। मामा जी नीचे गिरे, पैर मारे गए, मुक्के मारे गए, कोहनियाँ पीठ पर मारी गई। मामा जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। 2 से 4 मिनट सबने मुक्के घूंसे मारे। मेरे मामा जी उठकर खड़े हो गए। सब थर थर कांपने लगे थे कि इतना ज़्यादा मारा है, इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, अब शायद ये कुछ करेगा या ये फिल्मों की तरह पीटेगा सबको। मेरे मामा जी वहीं खड़े मुस्कुराए जा रहे। फिर मैंने कहा, अब आओ, अब आओ। मेरी बात मानी उन्होंने, दोबारा आए। मेरे मामा को उन्होंने फिर से पीटा, मुझे भी पीटा। मेरे चेहरे पर थोड़ी खरोंचें थी, लेकिन मेरे मामा मुस्कुराए जा रहे। इतना ज़्यादा पिटने के बाद मेरे मामा कह रहे, और कोशिश करनी है, आ जाओ, बता देना जब तुम्हारी कोशिशें पूरी हो जाएं। सबके हाथ टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, कुछ की कलाइयाँ जैसे टूट चुकी थी, कुछ की उंगलियाँ जैसे थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। वहाँ से लोग भागने लगे। वो लड़का सामने खड़ा थर थर कांपने लगा और फिर मेरे पाँव छूकर कहने लगा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ये तो सच में देवा है, देवा है, हमें कुछ मत करना, हम माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने पाँव साफ किए, ज़मीन पर अपना नाक लगाया, वहाँ से चले गए। और मैंने मामा जी को गले से लगाया और कहा, मामा जी आपने मेरी जान बचाई। ये कब से परेशान कर रहे थे, मेरी इज्जत का सवाल था, लेकिन मामा जी आप तो बिना हाथ उठाए जीत गए। 1-2 घूंसे तो मारने थे ना, इतना पिटे हैं आप। मेरे मामा जी मुस्कुराते हुए मेरे कान के पास आए और कहने लगे, किसी को बताना मत, ये राज है। मुझे लोहा मानव इसीलिए कहा जाता है। चाहे जितना पीटो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन मुझे किसी को पीटना नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ तो खुद ही औंधे मुँह गिर जाता हूँ। ऐसे किसी को गलत पीटते हुए किसी ने देखा तो इज्जत खराब हो जाएगी, इसीलिए बस मैं खड़ा हो जाता हूँ। सब पीटते रहते हैं, थक हार कर डर कर भाग जाते हैं, जैसा कि अब हुआ। मामा जी की आंखों की तरफ देख रहा। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं भी ट्राई करके देखूं। गुस्सा था, लेकिन मामा थे वो मेरे, इसीलिए बात वहीं ख़त्म हो गई। इस तरह ये कॉलेज की जिंदगानी और मेरे मामा का खौफ। कॉलेज में ज़िंदगी तो अच्छी रही, हर कोई मुझसे डरता रहा, लेकिन ये मेरे लिए नुकसानदायक रहा। पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसके बाद और ज़्यादा बिगड़ता गया। लड़कियां इर्द गिर्द घूमा करती थी, मुझे बदमाश कहा करती थी, और कॉलेज के प्रोफेसर भी मुझसे डरने लगे थे। इसीलिए नंबर तो वो अच्छे देते,
लेकिन जब फाइनल में बहुत कम नंबर आए थे मेरे, और उसके बाद कॉलेज की ज़िंदगी खत्म, नौकरी ढूंढने का काम शुरू। अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही। अब समझ में आया कॉलेज लाइफ को सबसे अच्छी लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी के थपेड़े आपके चेहरे पर पड़ते हैं और सच्चाई आपकी आंखों के सामने घूमने लगती है। मेरी आंखों के सामने भी वो सच्चाई घूमने लगी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। डिग्री थी मेरे पास, काम ढूंढना चाहता था, इस डिग्री का फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन नौकरी मिल रही 5-7 हज़ार की, और इतना तो मैं पॉकेट मनी अपने पापा से ले लिया करता था। मुझे लगने लगा ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाऊंगा। 1 साल कोशिश करता रहा, नौकरी ढूंढी, जो नौकरी की तनख्वाह कम मिली, फिर मैंने छोड़ दी। अच्छी नौकरी की तलाश और मेरा पागलपन सर पर चढ़ता जा रहा था। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर दी। मुझे भारत के मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या कुर्सियों पर बैठकर या खड़े होकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, ये करो वो करो। मुझे समझ में नहीं आता, अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं, अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं पाए, और हमें मोटिवेशन देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि खुद कर पाएंगे तभी तो हमें बताएंगे ना। बस तभी से मैं फ़ॉरेन के मोटिवेशनल स्पीकर्स की वो इंटरव्यू सुनने लगा। इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन चेहरा अच्छा लगता था, कुछ शब्द समझ में आते थे, और वो गंजा, क्या नाम है उसका, एंड्रयू टेट, उसकी बातें दिमाग के ऊपर से निकलती, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी बातें समझता। फिर मुझे पता लगा कि उसने करोड़ों डॉलर कमाए हुए हैं, और वो जो बातें बताता मुझे अच्छी लगती। उसने कहा हमें बाकियों से बिल्कुल अलग करना होगा। जब हम अलग करते हैं और बिना डरे करते हैं, ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। मैंने भी वैसा काम किया। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से दूर हो जाओ, मैट्रिक्स से बाहर निकलो, मैट्रिक्स से बाहर निकलो। मैं भी निकलना चाहता था मैट्रिक्स से बाहर, तो सोचा कोई ऐसा काम करूँगा, कोई ऐसी नौकरी करूँगा जो कोई करना नहीं चाहता। अखबार में इश्तिहार देखने लगा, गलियों में पड़े हुए पैम्पलेट, वहाँ पर फ़ोन घुमाने लगा था मैं। जब भी किसी कचौरी वाले के पास जाता, कचौरियाँ फेंक देता, नीचे वाले कागज़ में जो नंबर होते मैं लगाने लगता। कुछ ही दिनों में कचौरी वाला भी समझ चुका था कि मैं कचौरियाँ खाने के लिए नहीं आता, जो नीचे वाली अखबार का हिस्सा होता है वहाँ पर जैसे नौकरी के इश्तिहार पढ़ने के लिए आता हूँ। वो कमी ना निकला, हर बार मुझे बंगाली बाबा के वो इश्तिहार दे देता। वहाँ पर मैं फ़ोन लगाता और सामने से बाबा भी कहने लगते, आओ हमारे पास, 5 मिनट में समाधान करेंगे, लेकिन कम कपड़ों में आना। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाया, लेकिन गुस्सा बहुत आता था। गालियाँ निकाल कर मैं फ़ोन काट दिया करता। उसके बाद मुझे लगा अलग क्या करूं। फिर एकदम से दिमाग में रात के वक्त वो ख्याल आया था, ऐसी जगह जाता हूं, ऐसी जगह जाता हूं, सोचता हूं जहां कोई नहीं जाता हो। कब्रिस्तान में चला गया। पागल था मैं, आखिर कोई सोचने के लिए कब्रिस्तान में क्यों जाएगा। मुझे लगा मुझे शांति चाहिए, जहां कोई परेशान ना करे, जहां कोई तंग ना करे। मुर्दों के बीच आपको शांति का एहसास होता है। वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठा, आसमान की तरफ देख रहा, कब्रों की तरफ देख रहा, सोच रहा एक दिन मैं भी यहीं पर आऊँगा, मेरी मौत भी होगी और मैं भी इस तरह लाश बन जाऊँगा। मैं जलाया जाऊँगा, लेकिन लोग कुछ दफनाए जाते हैं, लेकिन अंत तो मौत के साथ होता है ना। लेकिन बात तो तब बनती है जब जिंदगी बड़ी हो। मरना तो सबको है, मरने से पहले कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पर कब्रिस्तान के बीच लगा एक पेड़ बेहद भयानक लग रहा था। रात के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग ही दृश्य हो। मैंने ऊपर की तरफ देखा, वो पेड़ के बिल्कुल बीच में एक कागज़ लटका हुआ जो चमक रहा था, जैसे उस पर रेडियम वाला पेंट किया हुआ। मुझे लगा देखना चाहिए, आखिर ये कागज़ इतना चमक क्यों रहा है। मैं जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा, मैंने उस कागज़ को निकाला। वो एक इश्तिहार था जो उस पेड़ पर चिपकाया गया। ये जो भी इंक का इस्तेमाल किया गया ना, रात में चमकने वाली, वरना कागज़ तो पूरी तरह से सफ़ेद नज़र आता, जैसे किसी किताब से फाड़ा गया हो। और उस पेड़ पर कुछ ऐसे कागज़ और ज़्यादा लटके हुए। मैंने पढ़ने की कोशिश की, तब समझ में आया आखिर वो क्या चीज़ थी। एक नौकरी का इश्तिहार, और कब्रिस्तान में लगाया गया, क्योंकि नौकरी ऐसी है, साधारण लोगों तक ये कागज़ पहुंचना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसी इंक से उस कागज़ पर लिखा गया कि जो रात को यहाँ पर आए अंधेरे में ही पढ़ पाए।
मुझे लगा मैट्रिक्स से बाहर निकलने का ये बड़ा आसान तरीका होगा। लगाता हूँ फ़ोन। वहाँ फ़ोन नंबर नहीं दिया गया था, एक एड्रेस दिया गया था। खुफिया लोग होंगे, खुफिया। नीचे जो एड्रेस दिया गया मैं वहाँ पर पहुँचा। नालियों के बीच से निकलने का रास्ता था, घर के पीछे वाले हिस्से। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर ऐसा ही इश्तिहार फिर से लगा हुआ। मुझे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। ज़्यादा अंधेरा हुआ तो उस इश्तिहार के बीच में मुझे नज़र आया क्या लिखा हुआ है, और वहाँ पर एक एड्रेस दिया गया था, जंगल के बीच एक घर का एड्रेस। मुझे लगा अब बात बनेगी, मुझे वहाँ जाना होगा, लेकिन वहाँ रात के वक्त ही मैं जा सकता हूँ। मैं पढ़ रहा था, नीचे कपड़े उतारने की बात तो नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा ये ठीक लगते हैं। मैं वहाँ पर रात के वक्त गया। उस घर के बाहर वाला गेट जैसे ही मैंने खोला, बाहर बड़ी गंदगी थी, गंदे गंदे पेड़ थे। उसी के साथ एक दीवार जिस पर कुछ पेड़ों की बेलें चढ़ी हुई, कुछ जड़ें बीच से निकली हुई। लगा मुझे छोटा सा घर होगा। 4 दीवारी के अंदर देखा एक हवेली सी थी, पुराने ज़माने की हवेली, जिसके बीच लाइट्स इतनी अच्छी लगाई गई। अब समझ में आया ये कोई गरीब इंसान की एक छोटी सी कुटिया नहीं, एक अमीर की हवेली है। अंदर की तरफ गया मैं, सामने लगी वो घंटी, मुझे वो बजानी थी, इश्तिहार में ऐसा ही लिखा था। घंटी बजाई मैंने, फिर वो सामने वाला उस हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर की सारी लाइट्स जग गई और अंदर से एक आवाज़ आई, तुम आ सकते हो। वो दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे ही मैं हवेली के अंदर गया, सामने सफ़ेद रंग के सोफ़े लगे हुए, पुराने ज़माने के ये सोफ़े लग रहे और थोड़े से गंदे भी लग रहे। और आगे वाले एक सोफ़े पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, लंबी सी दाढ़ी थी उसकी, चाय के 2 कप सामने रखे हुए और हाथ एक तरफ इशारा करता हुआ कह रहा, आओ इस सोफ़े पर बैठो। मैं चुपचाप साथ वाले उस सोफ़े पर बैठा। जानता हो, जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको सही तरीके से सब कुछ करना होता है। मैंने आईएएस की इंटरव्यू तो कभी नहीं दी, लेकिन वो यूट्यूब वीडियोस देखी थी जिसमें बताया जाता था कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा, तुम बहुत बहादुर लगते हो। उस कब्रिस्तान में रात के वक्त जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तुम वहां पर गए तो यकीनन हिम्मत वाले हो। बिना डरे वहां पर गए और ऊपर चढ़कर उस कागज़ को निकाला, तभी तो तुम्हें वो गली का एड्रेस मिला होगा। और वहां भी तुम गए, हिम्मत वाले, और यहां भी आ गए रात के वक्त। यानी कि तुम ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हम तुम्हारा चुनाव करते हैं। वो इंटरव्यू नहीं थी, सीधे मेरा चुनाव हो गया और मैं खुश था। किसी ने तो मेरी काबिलियत को पहचाना। तब मैं चाय की प्याली की तरफ अपनी उंगली बढ़ाने लगा, क्योंकि 2 चाय की प्यालियां थी ना। एक प्याली बार बार वो उठाकर चुस्कियां ले रहा। अब मेरा चुनाव हो गया था, अपनी प्याली मैं उठा सकता था। जैसे ही मैंने चाय की वो प्याली उठाई, वो आदमी कहने लगा, पी मत लेना, इसमें जहर डाला है। मैंने जल्दी से उस कप को नीचे रखा। फिर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहने लगा, अरे मजाक कर रहा था। मैंने फिर से चाय की प्याली उठाई और वो कहने लगा, मजाक कर रहा था कि यहाँ पर और चीज़ें हैं, जो पहले बात की ना, इसमें जहर ही है। मैंने फिर से वो चाय की प्याली नीचे रखी। वो फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने फिर से वो चाय की प्याली उठाई और वो कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था, जो तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा है वो कहा मैंने। रखो इसे, रखो नहीं, नीचे रखो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा कर उठा और वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, बेइज्जत महसूस हो रहा और मैंने कहा, देखिए सर, आप ऐसे मजाक मत कीजिए, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। आप तो बेवजह ऊपर नीचे कर रहे हैं। फिर वो कहने लगा, बस यही था इंटरव्यू, सिलेक्शन तुम्हारा हो गया था। जानना चाहता था कि तुम मेरी बात मानते हो या नहीं मानते। बैठो, नीचे बैठो। मैं नहीं बैठा। मैं कहने लगा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने गुस्से में कहा, मैं मजाक नहीं करता, बैठो नीचे। मैं जल्दी से उस सोफे पर बैठा। फिर वो कहने लगा, चाय पीने का मन था तो उठाते क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तो बनाई है,
तुम्हें क्या लगता है किसी और के लिए बनाई है? मैंने कहा सर, मैं बिना बताए यहाँ पर आया और जैसे ही अंदर आया घंटी बजाई, दरवाज़ा आपने जल्दी खोल दिया। तो मेरे लिए चाय कैसे बनाई हो सकती है? सामने मुझे तभी चाय की प्याली दिख गई थी। क्या मेरे लिए ही बनाई है? घूरने लगा मुझे और फिर कहने लगा, तुम मुझे अच्छे लगे, पीना चाहते हो चाय तो पियो, नहीं पीना चाहते तो नहीं पियो, लेकिन कल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अब काम जानना चाहते हो, तनख्वाह जानना चाहते हो? मैंने कहा जी सर, बताइए। उसने कहा 2 लाख, महीने के तुम्हें 2 लाख मिलेंगे। मैं बस जबान से वो शब्द निकालने वाला था कि देखिए सर, मैं 15,000 से नीचे काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जबान एकदम गले में खिंच चुकी थी। जैसे मेरे दिल ने कहा जबान अंदर कर। मैंने बोलना जैसे शुरू ही नहीं किया और 2 लाख सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी। मैंने सर हिलाया, मैं करूंगा, मैं करूंगा। उसने कहा पूरा काम तो सुन लो, फिर जवाब देना। तुम बहादुर तो हो, लेकिन काम कर पाओगे या नहीं मैं नहीं जानता। यह पूरा इलाका मेरा है, पीछे वाले जंगल भी मेरे हैं, बाहर से कोई आ नहीं सकता। चारों तरफ से इस इलाके को बंद करके रखा है, रास्ते अंदर आने के नहीं हैं। तुम्हें रात के वक्त 12 बजे यहाँ से निकलना होगा, जंगली रास्ते में अंदर की तरफ जाना होगा और एक खास जगह, वहाँ जैसे बांस के फूल लगते हैं। बांस का पौधा बड़ा अजीब सा छोटा सा नीचे से निकलता है और उसके फूल लगते हैं, रंग बिरंगे फूल, और 7 दिनों में 7 तरह के फूल लगेंगे। तुम्हें एक एक करके 7 फूल यहाँ पर लेकर आने होंगे और उसके बाद 7 दिन का काम खत्म। बाकी 24 दिन महीने के छुट्टी, घूमो फिरो ऐश करो। महीने के बाद फिर से आना, फिर से 7 दिन काम। यही काम करना है तुम्हें। मैं हक्का बक्का था, फूल लेकर आना है, इतना आसान काम? लेकिन उसकी मुस्कुराहट बयां कर रही थी, काम इतना भी आसान नहीं होगा। अगले दिन से मुझे काम शुरू करना था। उसी हवेली में मुझे एक कमरा दिया गया था, सबसे नीचे वाला। वो कमरा जब मैंने देखा, बाहर से हवेली पुरानी लग रही हो, सोफे भले ही पुराने हों, कमरे साफ सुथरे थे। उस कमरे में भी एक फ्रिज जिसमें खाने का सामान भरा हुआ था। और जैसे ही रात का वक्त हुआ, दिन के वक्त मैंने सोने की कोशिश की, मैं सो नहीं पाया। टीवी पर कुछ लगाने की कोशिश की, लेकिन टीवी पर कुछ भी आ नहीं रहा था। वहाँ कोई डिश नहीं लगी थी और ना ही कोई पेन ड्राइव में फिल्में भर कर दी गई। फिर वो टीवी क्यों लगाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 8 बजे जैसे ही मैं बाहर सोफे पर पहुंचा, वह बूढ़ा आदमी कह रहा, तुमने देर कर दी। मैंने कहा 8 ही तो बजे हैं और आपने 8 बजे को ही तो कहा था। उसने कहा फिर भी मैं मालिक हूं, मैं कहूँगा कि तुमने देर कर दी। तुम्हें पहले आना चाहिए था, मेरे आने से 10 से 15 मिनट पहले। 8 बजे तो काम शुरू करना है। मैंने कहा कल आपने कहा था कि 12 बजे जाना है, इसीलिए मैं तो काफ़ी पहले आया हूँ। फिर वो कहने लगा, ठीक है तो तुम्हें वो फूलों वाला काम समझाया था मैंने। उम्र हो गई है मेरी, कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, बैठो, 3-4 घंटे इंतज़ार करो, बातें करते हैं। मैं वहीं उस सोफे पर बैठ गया। उसने मुझे कुछ नियम समझाए कि मुझे डर कर नहीं भागना है, और उसने मुझे एडवांस दिया था 50%, 1 लाख रुपए। मैं खुश। और उसने कहा पैसे लेकर भाग मत जाना, काम मुश्किल होगा लेकिन तुम्हें करना होगा। मैं सोच रहा कि बूढ़ा आदमी है, इसके लिए तो काम मुश्किल ही होगा ना, कोई 2-4 किलोमीटर चलना होगा। मेरे लिए तो आसान है, इतनी तनख्वाह मिल रही है, मेरे लिए अच्छा है। वहाँ पर बैठकर मैं बातें करना चाहता था। उसने कहा कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा हुई, टीवी पर कोई केबल तो लगवा देते, कोई इंटरनेट का कनेक्शन तो ले लेते, या पेन ड्राइव ही लगा लेते, कुछ देखने का मन कर रहा था। उसने कहा पिकनिक पर नहीं आए, काम पर आए हो, तनख्वाह इतनी ज़्यादा इसीलिए दे रहा हूँ, चुपचाप कोई कंप्लेंट मत करना। मैंने कहा आपने पूछा क्यों? उसने कहा मैं मालिक हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। चुप करके मैं वहाँ पर बैठ गया। 12 बजे का इंतज़ार किया मैंने। वो कह रहा था बातें करते हैं। सोफे पर बैठते ही वो सो चुका था। उसके बाद 12 बजे मैं खुद ही उठा। एक झोला उसने दे दिया था, उसमें एक फूल डालकर लाना होगा। और झोला लेकर जैसे ही मैं बढ़ने लगा वो घने जंगल की ओर, उसने खास तौर पर कहा था कि मैं भागूंगा नहीं, डर कर दूर जाऊंगा नहीं, एडवांस दिया है, अब मैं वापस भी नहीं कर सकता।
वरना वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा, घर से उठाएगा, क्योंकि सब कुछ खुफिया होता है। खुफिया तौर पर मुझे गायब कर दिया जाएगा। मैं डरा हुआ, मुझे नहीं पता था एक फूल के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात मुझे झेलनी पड़ सकती है। मैं जैसे ही जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा, रात के उस अंधेरे में जंगली इलाके में खौफ का माहौल था। वो टिड्डों की आवाज़ें, वो कीड़ों की आवाज़ें जो जंगल में आती हैं, वो खौफनाक लग रही। हाथ में टॉर्च लिए मैं ढूंढ रहा था वो फूल कहाँ पर मिलेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ता बढ़ता पेड़ों के झुंड के बीच से निकल रहा, मुझे रास्ता बताया गया था जो पूरा दिन मैंने याद किया था। एक डायरी थी जिसे खोलने पर बड़ा नक्शा बनता और उस नक्शे को मैं साथ में लेकर आया था। कहीं गलती हो गई तो मैं दोबारा से अच्छे से चेक कर लूँगा। पूरे जंगल का नक्शा था, अगर मैं भटका कहाँ से पता लगाना है कि मैं किस जगह पर हूँ। वहाँ पेड़ों के बारे में बताया गया, तालाब के बारे में बताया गया, पुल के बारे में बताया गया। कौन सा पुल है, ऊपर नंबर लगे होंगे, उससे आसानी से ढूंढा जा सकता है। नदी के ऊपर से ये पुल नंबर 3 था। जैसे ही मैं निकल रहा, मैंने उस नक्शे को खोला, पहचान लिया। आगे आने वाले थे देवदार के बड़े बड़े पेड़। देवदार के उन पेड़ों पर उल्लू बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, छोटे छोटे काले काले उल्लू जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बार बार उनकी तरफ देखकर मैं चाहता था कि एक उल्लू को पकड़ लूं, लेकिन देवदार के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। उल्लू को पकड़ने के लिए मुझे देवदार के पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं यहाँ उल्लू पकड़ने के लिए नहीं आया, खास काम करने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पहले कोई 4-5 उल्लू थे, फिर भीड़ बढ़ने लगी और उल्लुओं की वो आवाज़ें मुझे परेशान करने लगी। फिर भी उनकी तरफ देखकर मैं मुस्कुराता रहता। उनकी आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक उल्लू उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मुझे लगा मेरे करीब आ रहा होगा, कहीं मेरी आंख निकालने के लिए तो नहीं आ रहा जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं। अरे नहीं नहीं, वो उल्लू मेरे सामने ज़मीन पर बैठा। मुझे लगा झपट्टा मारकर इस उल्लू को पकड़ ही लेता हूँ। क्यों अकेले ये सफ़र करना, अपने साथ किसी को लेकर चलता हूँ। और वैसे भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ मैं पूरी ज़िंदगी करता ही रहा हूँ, अब भी करूँगा। ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहिए। काम जितना भी मुश्किल हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मेरे चेहरे पर इस घने जंगल में, अंधेरे जंगल में मुस्कुराहट थी जो एक पल में छिन गई। जैसे ही वो उल्लू की एक औरत बनी जो बेहद भयानक थी। आंखें फटी थी मेरी। ये क्या, अभी तो उल्लू था, अभी ये औरत कहाँ से आ गई? ज़मीन फाड़कर निकल आई। मैं उस औरत को देखकर कहने लगा, ओ बेगैरत औरत, तू जहाँ से भी जल्दी से यहाँ आ गई है, पेड़ से कूदी है या ज़मीन से निकली है, उल्लू को मार दिया तूने पैरों के नीचे। हट हट, पीछे हट। वो कहने लगी, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे पता है मैं तुझे मार भी सकती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, जैसे तूने उस उल्लू को मारा, पाँव तले उल्लू को मार दिया और बस पीछे भी नहीं हट रही। उसने 2 कदम पीछे किए, पैरों की तरफ ध्यान पड़ा, उसके पैर उल्टे थे। तभी मुझे लगा ये इंसान नहीं हो सकती, ये चुड़ैल होगी। लेकिन वहां पर उल्लू की लाश नहीं थी। भले ही उस औरत से डर लग रहा था मुझे, लेकिन चिंता उस उल्लू की भी थी। जब वो पीछे हटी, नीचे उल्लू नहीं था। मैंने घबराते हुए कहा, उल्लू को मार दिया, कहाँ गया? बेचारा जिंदा तो है ना, मर गया पाँव के नीचे आकर। फिर गुस्से में वो बोली, तुम्हें दिखता नहीं, मैं उल्लू हूं, मैं तुम्हारे सामने तो रूप बदला है। मैंने कहा, खुद को उल्लू बोलती है, तू सच में उल्लू की पट्टी ही है। गुस्से में आ गई और कहने लगी, ओ गधे, तुझे समझ में नहीं आता, मैं एक चुड़ैल हूं, उल्लू चुड़ैल। मैंने कहा, साधारण चुड़ैलें सुनी हैं जो शातिर होती हैं, चालाक होती हैं, बेहद भयानक होती हैं। तू खुद को उल्लू क्यों बोल रही है? तू समझदार तो लगती है, सीधी तो बातें कर रही है, खुद को उल्लू बोलती है तो बाकी तुझे क्या बोलते होंगे? पता नहीं क्या दिखा उसे, गुस्से में आ गई, मेरी छाती पर चढ़ गई और मेरे छाती के बालों को नोच कर कहने लगी, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, तुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कभी यहाँ पर नहीं आया, तुझे नहीं छोड़ने वाली। नोचने लगी मुझे और तब मुझे पता चला वो उल्लू बनी थी, यानी वो वाला उल्लू। ये एक चुड़ैल है जो रूप बदल सकती है। और पेड़ों के ऊपर वो उल्लू चीखे मारने लगे औरतों की तरह। तब समझ में आया, सारे के सारे उल्लू चुड़ैलें हैं, चुड़ैलें। भागो यहाँ से, भागो। मैं पीछे भागने लगा, बड़ी तेज़ी से भागता भागता उस हवेली तक पहुँचा। लंबा सफ़र तय किया था मैंने। जैसे ही मैं वापस आया, दरवाज़ा खोला, बहुत ज़्यादा खुश था वो बूढ़ा। हर एक काम बड़ी जल्दी कर दिया, तुम तो अच्छे लगते हो, इतनी जल्दी काम किया।
मैंने कहा भाड़ में जाए काम, चुड़ैलें हैं वहाँ, चुड़ैलें, इतनी भारी संख्या में वो चुड़ैलें। मैं तो बहुत डर गया, मार देती वो मुझे, मैं बचकर भाग निकला, वरना गुस्से में थी। फिर वो बूढ़ा मेरे करीब आकर कहने लगा, मुझे पहले एक बार लगा था तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम जैसा ये काम कर ही नहीं सकता, तुम मजाक बहुत ज़्यादा करते हो। मैंने कहा इसका रिश्ता मजाक से क्या, मजाक तो आप कर रहे थे ना, मैंने तो मजाक किया भी नहीं। वो कहने लगा, तुम चुड़ैलों से बचकर क्यों आए? तुमने कलाई पर वो धागा बांधा तो हुआ है जिससे वो चुड़ैलें तुम्हें छू नहीं पाएंगी। मैंने कहा कौन सा धागा? मैंने तो ब्रेसलेट पहना है चांदी वाला। वो बूढ़ा कहने लगा, अच्छा, तुम्हें चीज़ें तो दी ही नहीं मैंने, ऐसे ही काम पर भेज दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ तुम जिंदा बच गए। फिर मेरी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ गए थे। गुस्सा था उस पर, बूढ़ा है भूल जाता है, ये कोई भूलने वाली बात थी। फिर वो मुझे एक कमरे में लेकर गया जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी थी। एक पल के लिए मैं डर गया, ये क्या हथियार रखे हुए हैं, तलवारें रखी हुई हैं, सब कुछ है यहाँ पर, चाहे वो औजार हो चाहे हथियार हो। फिर मेरी तरफ दिख कर वो कहने लगा, बताओ क्या लेकर जाओगे? मैंने कहा, देखिए आपको नहीं पता मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। भले ही चुड़ैल से डर कर आया हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ हथियार आ जाएं तो मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। आपको पता है मुझे गोली चलानी आती है, गोली चलानी। तब वो एक तरफ इशारा करके कहने लगा, वो देखो पीछे बंदूकें पड़ी हैं, बताओ कौन सी उठाओगे? छोटी बड़ी हर तरह की बंदूकें। और मैंने तो जैसे उसको थोड़ा हल्के में कहा था, वो तो सच में बंदूकें मुझे देने वाला था। मैं घबराया कहीं पुलिस ना पकड़ ले, ऐसे इलीगल कोई बंदूक चलाते हुए पकड़ा जाए तो मुश्किल हो सकती है, क्या बताता उसे, घबराया सा था। फिर वो कहने लगा, चलाना आता भी है, सच बताओ यहाँ से असला लेकर जाओगे या तसला? मैंने नीचे देखा और कहा, देखिए असला तो ये ले जा नहीं सकता, तसला ही दे दीजिए। मैंने तसले की बात इसलिए की कि मैं किसी को लकड़ी से भी डरा सकता हूँ। रुमाल मेरे पास था, मैं डराऊंगा, लेकिन और हथियार ज़रूर पास रखूंगा। मैंने उससे पूछा, चुड़ैलें नजर आई मुझे, चुड़ैलें, उसके लिए क्या करूं? उसने मुझे कुछ काले धागे दिए। वो धागे जैसे रबर से जुड़े हुए थे, खींचकर बड़े किए जा सकते थे। उसने 4-5 मेरी कलाई में बांधे और कहा, तुम बेवकूफ़ से हो, एक तोड़ दोगे, इसीलिए 4-5 बांधे हैं। ये खास शक्तियों वाले धागे हैं, चुड़ैलें इनसे डरती हैं। अगर चुड़ैलें तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगी ना, जितनी देर तुम्हें पकड़े रखेंगी उनके मरने के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। और ख़ास तौर पर इस धागे को छुआ फिर चिपक जाएंगी, सड़कर मरेंगी, सड़कर। इसीलिए कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करेगी। तो चुड़ैलों से खतरा दूर हुआ। और उस जंगल में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो फूल लेने से तुम्हें रोकेंगी। ध्यान रखना, यहाँ जो हथियार हैं उनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। वो रात तो ऐसे ही निकली। वहाँ सारे हथियार थे, किताबें थीं, उनसे लड़ने के लिए हर तरह के पैंतरे बताए गए थे। लेकिन मैं वो काले धागे बांधकर वहाँ से एक तसला उठाया मैंने। मुझे लगा सामने से आएंगी तो तसला आगे कर दूंगा। अब असला तो मैं ले जाने वाला नहीं, उसके लिए अलग तरकीब है। जेब में लकड़ी की बंदूक रखी, झूठी थी वो, झूठी, उससे गोली नहीं चलती लेकिन डराया तो जा सकता है ना। अगली रात झोला लेकर दोबारा से नदी के उसी पुल को पार करके मैं आगे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही आगे पहुंचा, वो चुड़ैलें, उल्लू चुड़ैलें, पेड़ के ऊपर उल्लू ही उल्लू जो मुझे घेरते जा रहे। और उनमें से एक उल्लू उड़ता हुआ आया जमीन पर। जैसे ही उसने पैर रखा, एक चुड़ैल का रूप उसने धारण कर लिया। मेरी तरफ देखकर वो कहने लगी थी, कल भी तुम आए थे, आज भी तुम आए हो। कल तो बच गए, आज बच नहीं पाओगे। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कहाँ है, कहाँ इंतजार कर रही है? मुझसे भी मिलवाओ, अब छिपकर क्यों बैठी है? सामने बुलाओ उसे। कहाँ है? मौत, मौत, कहाँ हो तुम? चुड़ैल ही है या लड़की है? गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम पागल तो नहीं? मैंने कहा मजाक कर रहा था। उसने कहा, मजाक ऐसी जगह पर नहीं चलता, अभी बताती हूँ तुम्हें। जैसे ही उसने मुझे छुआ, वो जो काले धागे थे शक्तियों वाले,
उस पर असर कर रहे। उसके अंदर से चिंगारियां निकली, उड़ती हुई पीछे गिरी, चीखने लगी, हाथ जल गए, हाथ जल गए। तुम इस बार कुछ लेकर आए हो। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे दशकों बाद कोई मुझे नजर आता है, और तुम भी ऐसे ही हो। उस हवेली से तो नहीं आए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हवेली से ही आया हूँ। फिर वो भागने लगी। उल्लू नहीं बन पा रही थी। मैं पीछे भागने लगा, घेरने लगा, और एक जगह घेर कर मैंने कहा, अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, गोली मत मारना, गोली मत मारना। वहाँ पर जो बंदूकें हैं उसकी गोलियां हमें मार सकती हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे डराया। फिर मैंने उससे एक मदद मांगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं मदद करूंगी। मैंने कहा, वहाँ फूलों वाली जगह पर रास्ते में क्या क्या आएगा, कितना खतरा है, मुझे बताओ, और सच बताना, मजाक तो नहीं करोगी? उसने कहा, मुझे तुम दोस्त बनाओगे, जिंदा छोड़ोगे तो मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो मुझे बताने लगी, ये खास रास्ते से अगर तुम जाओगे, आज की रात वहां पर तुम्हें कुछ और नजर नहीं आएगा, और हर बार आगे वाले रास्ते बदले होते हैं। तुम्हें हर जगह जाने से पहले मुझसे पूछना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने किताब से नक्शा निकाला और उसने उंगली से बताया, इस रास्ते से जाना। ये नक्शा भी तुम्हें पूरा सही सही बताएगा। जो रास्ते बदलते हैं रहस्यमय तरीके से, इस नक्शे में भी बदल जाते हैं। मैं खुश हुआ और मैंने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सच बताओ, मेरी दोस्त बनोगी, मुझे मारोगी तो नहीं? उसने कहा, कभी नहीं। मैं खुश हो गया, उसे गले से लगाया और वो कहने लगी, तुम तो सच में काफ़ी अच्छे दिल के लगते हो। ऊपर से बाकी चुड़ैलें उल्लू की तरह आवाज़ें लगाने लगी थी, और नीचे से मैं खुश हुआ। उसकी आंखों में इज्जत देखी, और खुशी खुशी में पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, एक बैंड निकाला, उसकी कलाई पर मैंने बांध दिया। रबर से बना हुआ था ना, मुझे लगा ये फ्रेंडशिप बैंड होगा। दिमाग में ही नहीं रहा कि मैंने क्यों पहने हैं। जैसे ही कलाई पर बांधा, मैंने कहा, तुम मेरी दोस्त, ये निशानी हमारी। और निशानी उसे जलाने के लिए काफ़ी थी। उतार वो पा नहीं रही। मेरी आंखों के सामने चिंगारियां निकली और जलकर वो चुड़ैल मर गई। बाकी उल्लू चुड़ैलें ऊपर से चीखें मारने लगी थी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमें कुछ मत करना। मैं उनके अंदर खौफ डाल चुका, लेकिन ये मजबूरन खौफ था, गलती से खौफ था। मैं किसी को ऐसे मारना नहीं चाहता था। नजरें झुकाए मैं आगे आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता मुश्किलों भरा था, लंबा था, लेकिन मैंने तय किया। आसपास से डरावनी आवाज़ें आ रहीं, लेकिन जिस रास्ते को उसने मुझे सही बताया, मैंने उस रास्ते का चुनाव किया। वो तालाब के पास वाले उस खास जगह पर लगे हुए वो फूल, मैंने एक फूल को निकाला और बाकी फूल एक झटके में मुरझा गए, और वो जो पौधे थे ना, वो भी अपने आप गल गए। जैसे इसी का इंतजार था उन्हें। फूल मैंने झोले में डाला, वही रास्ते का चुनाव किया, और मैं वापस आया। वापस हवेली में आकर उस बूढ़े आदमी को जैसे ही मैंने फूल दिया, वो खुश और कहने लगा, वाह, कमाल कर दिया, भरोसा था मुझे, तुम पर भरोसा था कि तुम ये काम करोगे। अब 6 दिन और उसके बाद छुट्टियाँ छुट्टियाँ, फिर अगले महीने काम करना। मुझे लगा ये अच्छा है। वह फूल मैंने उसे दिया और उसने कहा, मैं छूंगा नहीं। वो लकड़ी का बक्सा है ना, उसमें 7 छेद बने हुए, पहले छेद में डाल दो उस फूल को। मैंने देखा सामने एक बक्सा पड़ा था, बड़ा सा, जिसका ढक्कन लगा हुआ, ऊपर छेद बने हुए, वहाँ 7 छेद थे और नीचे एक हाथ का निशान सा बना हुआ। मुझे लगा पता नहीं क्या है, जैसा वो कहता है वैसा मैं करता जाऊंगा। उस रात बस यही काम था। फिर अपने कमरे में उसने वहाँ पर इंटरनेट लगवा दिया था, लेकिन मैं एक्सेस सिर्फ इसी तरह कर सकता था कि मैं बस वीडियो देख सकता था, यूट्यूब की वीडियोस। मैंने उसी में वो फिल्में ढूंढी जो मैं देखना चाहता था और उसके बाद देखने लगा। बड़ा मज़ा आया। अगली रात भी यही काम, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अगली रात मुझे किस रास्ते से जाना है। नक्शे में रास्ता बदल चुका था। मुझे लगा किसी चुड़ैल से पूछूंगा, डराऊंगा उसे। जैसे ही उस देवदार के पेड़ों के बीच पहुंचा, एक भी उल्लू मौजूद नहीं। खौफ उनके दिल में था, शायद इसीलिए मुझे घेरने के बारे में वो सोच तक नहीं रही। एक को जलते हुए देखा था ना उन्होंने। अगले दिन रात को ये बिल्कुल अलग माहौल बन गया था।
नक्शा बदल चुका था। चुड़ैलें अब दिखी नहीं थी। मैं सोच में पड़ा हुआ, कल की तरह आज तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, किस रास्ते का चुनाव करूं। अब मैं 1 नंबर पुल के ऊपर से निकला। आगे मैं बढ़ता जा रहा और उसके बाद ऐसे ऐसे रास्ते आए। पेड़ अजीब से थे, उनके तने कम थे, पत्तियां ज्यादा। हवा के कारण जो पत्ती नीचे गिरती, नीचे जैसे थोड़ा धुआं निकलता। मुझे लगा ये मिट्टी ही ऐसी होगी। पाँव मिट्टी पर नहीं लगाना, जूतों को ध्यान से रखने लगा। एक पत्ता मेरे कंधे पर टकराया, मेरे कंधे से चिंगारियां निकली, जलने लगा मेरा कंधा। तब समझ में आया गड़बड़ मिट्टी में नहीं, गड़बड़ पत्तों में है। अजीब से पत्ते थे। धीरे धीरे हवा तेज चलने लगी और पत्तियां तेजी से उड़ उड़ कर आती। मैं पत्तियों से बच रहा जैसे गोलियां हों। जहां पर पत्ती छूती वहां जलन होती। कपड़े जलने लगे। मैं कपड़ों को फाड़ फाड़ कर वो आग को रोकने की कोशिश कर रहा और भागा भागा वहां से निकला। इतनी मुश्किल हुई मुझे, कई बार मिट्टी खोदकर बीच में घुसना पड़ा क्योंकि पत्तियां हवा के कारण मुझसे टकरा रही। काफी कम कपड़े बचे थे, शरीर पर कुछ जख्म हुए, लेकिन वो तसला लेकर आया था ना, मैं तसले को पीठ पर बांधा था। उसके बाद बचते बचते मैं निकल आया। इस बार लाल रंग का फूल उखाड़ा मैंने, झोले में डाला और उसी रास्ते से वापस आया मैं। अब पता चल गया था जिस तरफ से पत्तियां उड़कर आ रही हों उस तरफ तसला कर देना है। उसके बाद तसले पर पत्तियां टकराती हैं और वो तो एक धातु है, पिघलती नहीं। बच रहा था मैं। ऐसे हवेली तक पहुंचा। उस बूढ़े आदमी को वो फूल दिया। वो कहने लगा उस बक्से में डालो। दूसरे छेद में मैंने वो फूल डाला और वो दिन का काम हो गया। तीसरे दिन का काम थोड़ा डरावना था। उल्लू चुड़ैलें मुझे फिर ना मिली। वहां से निकलकर आगे पहुंचा तो रास्ते बदले हुए। इस बार वो पेड़ नहीं मिले, तसला साथ में लेकर आया था, लेकिन वहां मुझे मुर्दे मिले। मुर्दे, हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा हुआ, कुछ कपड़े, बाकी मिट्टी लगी हुई। आंखें नहीं थी। मुर्दों की तरह धीरे धीरे चलते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे। भीड़ बन रही थी। भाग रहा मैं, वो भाग नहीं पाते थे। धीरे धीरे चलकर ही मुझे घेर रहे और मैं बचता बचता मुझे लग रहा मैं घेरा जाऊंगा। एक जगह 20 से 25 वैसे मुर्दे जिन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने जमीन से लकड़ी उठाई, रुमाल के बीच रखी और कहने लगा, मैं गोली चला दूंगा, मुझे गोली चलानी आती है, मैं गोली मारूंगा, गोली। वो रुके नहीं। मुर्दे थे ना, उन्हें मरने का क्या डर। वो पीछे पड़ गए। वहां से भागा उस लकड़ी को फेंक कर। लेकिन मुझे भागना बहुत अच्छे से आता था। मैं उनकी टांगों के बीच से निकलता, वो पकड़ने की कोशिश करते, मैं फूलों तक पहुंच ही गया। और उसके बाद वो तालाब के बीच से तैरा मैं। वो पीछे पीछे 70 से 80 मुर्दे। वो तालाब के बीच से मुझे तैरना आता था, उन्हें तैरना नहीं आता था। बीच में कीचड़, पांव फंसे होंगे कि पानी के बीच ही बस थोड़े थोड़े बुलबुले निकल रहे। फूल लिया मैंने और उसी रास्ते से वापस सारे मुर्दे मैंने तालाब में फंसा दिए थे। वापस वो फूल लेकर पहुंचा तो उस बूढ़े ने कहा बक्से में डाल दो। तीसरा फूल मैंने बक्से में डाला। चौथी रात की मैंने तैयारी दिन के वक्त की। किताबें पढ़ने लगा, कैसे रास्ते हैं, वहां पर क्या मिलता है। और आज मैंने नक्शा देखा तो बदला हुआ। शुरू में ही समझ गया आज एक रास्ता है जहां पर काले काले निशान बने हैं। किताबें मैंने खंगाली, काले निशानों का मतलब समझ में आया। पिशाच, ऐसे पिशाच जो छूते हैं उसके बाद बीमारी की तरह शरीर के अंदर घुसते हैं, दिमाग में घुसते हैं और आपको मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे पिशाचों से बचना बहुत मुश्किल है, उन्हें मारना मुश्किल है। बड़ी बड़ी बंदूकों से अगर आप गोलियां चलाएंगे उसके बाद उन्हें कुछ दर्द होता है, फिर भी वो डरते नहीं। ऐसे तो पूरी जंग करनी होगी, लेकिन तरीका एक अजीब भी था जो मेरे दिमाग में आया, कभी किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। वहां बताया गया था कि लगभग कई 100 साल पहले उन पिशाचों का मुकाबला एक महान आत्मा ने किया था। जब उसने उन पिशाचों से एक एक करके हाथ मिलाया, वो पिशाच कुछ नहीं कर पाए। तब वो समझ पाए एक शक्तिशाली इंसान से सामना हुआ है। सर झुका दिए थे उन्होंने, सर। मैं तैयारी करके गया उस रात, उन्हीं पिशाचों के बीच से निकल रहा। पिशाचों ने घेर लिया मुझे। भयानक पिशाच थे जो रूप बदल सकते थे,
कुछ दम पिशाच भी थे, हवा में उड़ रहे। उन पिशाचों के पीछे वो उड़ रहे। मैंने कहा, ये उड़ने वाले पिशाच, ये खड़े रहने वाले पिशाच, तुम रूप बदल सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं, वो दम पिशाच हैं जो दम मारते हैं, तुम्हारे शरीर का दम निकाल लेंगे। मैंने कहा, मैं दम नहीं मारता, मुझे सुट्टा पीना बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम पिशाच हो ना? तलवारें लेकर आया हूं मैं, तलवारें। मैं जो तलवारें लेकर आया था ना, उसे तेज भी करना था। मैं ये समझ नहीं पाया। पुराने ज़माने की तलवारें 100 साल पुरानी, आगे से जैसे मोटी हो चुकी थी, इसीलिए उससे कुछ काटा नहीं जा सकता था। मुझे तलवार थोड़ी बहुत चलानी आती। एक पिशाच आगे आया, मैंने तलवार चलाई, वो कट नहीं पाया। उसके सर पर टन की वो आवाज़ आई और फिर गुस्से में उसने वो तलवार पकड़ी और 3-4 टन की आवाज़ें उसने भी निकाली मेरे सर से। फिर वो पिशाच बिल्कुल मेरे सामने, तलवार नीचे फेंक दी उसने और फिर कहने लगा, अब सीधा सीधा मुकाबला होगा। हथियार तुम्हारे काम के नहीं, हाथ तुम्हारा आगे की तरफ बढ़ाओ, मिलाओ मुझसे हाथ, और इसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर मैं घुसूं, तुम्हारे दिमाग में वो युद्ध करूं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया, कोई असर नहीं, और वो घबरा कर पीछे हो गया। ये क्या? हाथ तो तुम्हारा छुआ मैंने, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। 2 पिशाच और आए, हाथ से हाथ मिलाया, घबरा गए वो कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में था और कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं वो महान आत्मा हूं जो तुम्हें मार सकता हूं। सबको मारने आया हूं मैं, सबको बेवकूफ़ बनाया तुम्हें। अब देखो, यह मजाक नहीं रहेगा, मैं सबको मारूंगा। मैं हाथ लेकर आगे बढ़ने लगा। सभी पिशाच डर डर कर भागे, छिप गए दूर दूर। मैं वहां से निकला और फूल लेकर मैं वापिस आ गया। वो बूढ़े आदमी को मैंने फूल दिया। उसने फूल देखकर हैरानी से मुझे कहा, ये वाला फूल वो पिशाचों वाले रास्ते से गुजर कर ही मिलता है। कमाल कर दिया, इस रास्ते का चुनाव बहुत समय से किसी ने नहीं किया। ये वाला फूल तो कमाल का होगा, यानी तुम सच में ताकतवर हो। लेकिन उसने सवाल पूछा, वो हाथ मिलाते हैं, उससे कैसे बचे तुम? मैंने कहा, मैं महान आत्मा हूं। उसने कहा, झूठ मत बोलो, देखो चमाट मारूंगा मैं। मैंने सच नहीं बताया, सच खुद तक सीमित रखा था मैंने। उसके बाद अगली रात भी ऐसा ही, और 7 रातें यही काम मुझे करना पड़ा। वो फूल को लेकर मैं आता रहा। 7वीं रात जब लगभग 3:30 बजे मैं फूल लेकर वापस आया, कुछ जख्मी था, ऐसी शक्तियों से सामना हुआ था, लेकिन काम हो गया। 1 महीने का वो पूरा काम कर दिया मैंने। अब मुझे यह भी था, खौफ डाल दिया है मैंने इन शक्तियों के अंदर, खौफ। हर महीने बड़े आराम से काम करूंगा। फूल लेकर आया और उस बूढ़े ने जैसे उस हवेली के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई हुई, आसपास भयानक भयानक पेंटिंग रखी हुई, और मुझे कह रहा, फूल डालो, छेद में फूल डालो उस बक्से के अंदर। मैंने फूल डाला और अंदर से चिंगारियां निकलने लगी। उस बक्से में कुछ तो हो रहा था। अब हाथ वाला छेद, और मुझे वो कहने लगा, अपना हाथ यहां पर रखो। मैंने कहा, मेरा काम फूल लाने का था, मैंने उतना कर दिया, अब ये क्या नया खेल है? उसकी आंखों में मैंने देखा जैसे एक लाल साथी कह रहा, हाथ रखो, हाथ रखना जरूरी है, काम तभी पूरा होगा। मैंने कुछ सोचा और फिर हाथ रखा बक्से के ऊपर, वो छेद में जो हाथ जैसा बना हुआ, जैसे बनाया ही ऐसे गया कि कोई उसमें हाथ रखेगा। मैंने हाथ रखा, बीच में से थोड़ी चिंगारियां बाहर आईं और वो बूढ़ा हंसने लगा। यही तो चाहिए था मुझे, 7 फूलों को अपनी मर्जी से इस बक्से में डालने वाला, खुद लेकर आने वाला और अपना हाथ यहां पर रखने वाला अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार होता है। तुम्हारा शरीर अब मेरा होगा। मैंने कहा, कौन हो तुम? और उसने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, मैं हूं रूह कर्मी पिशाच। रक्त पिशाच नहीं, रूह कर्मी पिशाच। हमारी तो कहानियां तक सुनाई नहीं जाती। और क्यों? क्योंकि हम दूसरों के शरीर में जीते हैं। यह अब बूढ़े का शरीर है, कमजोर हो चुका है, और मैं भी बहुत कमजोर हो चुका हूं।
जब एक जवान शरीर मिलेगा मैं फिर से ताकतवर हो जाऊंगा। इस समय मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कोई मुझे मार भी सकता है, लेकिन तुम नहीं। कोई अगर मुझे पकड़े, मुझे दबोचे, क्योंकि इस शरीर से अब मैं बाहर आ सकता हूँ, तो कोई मार सकता है। तुम भी मार सकते थे, मौका था, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। चालाकी इसे ही कहते हैं। और अब तुम अपना हाथ उस बक्से से निकाल नहीं सकते। तुम्हारी सारी शक्ति सोख ली जाएगी और ऊपर एक फूल खिलेगा, और उस फूल को छूते ही तुम्हारा शरीर मेरा और तुम्हारी रूह चली जाएगी दूसरी दुनिया में। यानी मेरा काम हो गया। यही थी तुम्हारी नौकरी और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े का शरीर गिर गया नीचे। उसके अंदर से एक धुआं सा निकला। सामने एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा जैसे छलावे जैसा जीव हंस रहा और बड़ी हल्की सी आवाज में कमजोर सा आगे बढ़ रहा और कह रहा, जल्दी से इसकी शक्ति सोख हो जाए, फिर ये बेहोश हो जाएगा। वो फूल मैं हाथ से पकड़ लूं, ये शरीर मुझे चाहिए। बिना शरीर के तो हाल बड़ा बुरा होता है। मैंने अपना हाथ बक्से से पीछे कर लिया। उसके होश उड़ गए, कांपने लगा। ये कैसे है, ये कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं वो महापुरुष हूं, महापुरुष। वो कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी यहां से हाथ निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये रूह को पकड़ लेता है जब किसी का हाथ यहां आता है। मैं कहने लगा, मैं महापुरुष हूं। मैंने अपना हाथ उन पिशाचों को दिया था। वो पिशाच कुछ कर नहीं पाए। सामने से वो जो पिशाच, क्या नाम बताया उसने, मुझे तो नाम तक याद नहीं था। वो कहने लगा, हट कमीने, ये तेरा असली हाथ नहीं है। मैंने जल्दी से आगे से वो कोट के अंदर से हाथ निकाला। ये रबर का हाथ था। मैंने पीछे वाले उस बक्से से निकाला था, उन पिशाचों को फंसाने के लिए। मुझे क्या पता था ऐसे भी काम आ जाएगा। और ये वाला रबर वाला हाथ मैंने बक्से में रखा था। कांपने लगा, वो पीछे भागने लगा। उसकी एक चोटी थी, मैंने चोटी से पकड़ा और हवा में लटकाया। फिर मैं कहने लगा, क्या चाहिए था तुम्हें? मेरा शरीर? अच्छा अच्छा। और क्या कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ हाथ ना रखता तो मार सकता था, कुछ ऐसे कह रहे थे। वो हंसते हुए मजाक कर रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं उस बूढ़े के शरीर में चला जाऊंगा। तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, तुम तो महान आत्मा हो। चोटी से पकड़कर जो जमीन पर मारा, हड्डियां चटक गई उसकी। बहुत कमजोर, नाक से खून निकलने लगा। सामने चिमनी में आग लगाई हुई थी उसने। वहां पर पता नहीं क्या करने वाला था। वहां पर एक अर्थी रखी हुई, बाहर की तरफ निकली हुई। वो बूढ़े की लाश को वहां रखकर आग में डालने वाला था, जलाने के लिए। उसी चिमनी में फेंक कर मारा। अंदर से चीखों की आवाज आ रही, कमीने कमीने, तुझसा पहले नहीं मिला। मैंने कहा, मेरे जैसा इकलौता है। उसके बाद उसे मार दिया। मैं जिंदा बचा, लेकिन गम एक ही था। यह अजीब नौकरी मुझे मिल तो गई, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं कर पाया। जिंदा तो बचाना, कोई और काम कर लूंगा। वैसे भी 1 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। वो खंडहर सी हवेली जैसे धीरे धीरे मिट्टी के जरिए नीचे की तरफ मिट्टी झड़ने लगी और वो ढहने लगी। अपना बैग लेकर गेट से बाहर निकला और पीछे वो हवेली जमीन में दफन होती चली गई। मिट्टी का रूप ले लिया, जैसे उस पिशाच से जुड़ी हुई थी। उसके बाद बैग लेकर मैं घर की तरफ आ रहा। कोई बात नहीं, नया काम करूंगा। नोटों की खुशबू लेना चाहता था मैं, खुशबू। बैग से मैंने जैसे ही नोट निकाले, वो नोटों की खुशबू लेना चाहता था, साधारण कागज जैसी। मैंने नोटों को गिनना चाहा। ऊपर वाला नोट जो कि 500 का था, नीचे वाले नोट कुछ अलग। ध्यान से पढ़ा मैंने। नीचे वाले नोटों के ऊपर लिखा, रिजर्व चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। मेरे मुंह से जो गाली निकली थी ना, इस समय मैं वो गाली निकालना नहीं चाहता। कमीने ने धोखा दिया था, धोखा। और ऐसे 500 रुपए कमा कर आया था मैं, ज्यादा कमा नहीं पाया। और ये मेरी जिंदगी की वो भयानक कहानी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे मजाक करना पसंद था। उसने मरते मरते मेरे साथ ऐसा मजाक किया कि मैं दुखी रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों में मैं भूल गया। ये एक अजीब नौकरी थी
और मैं आपको बस यह कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, मनोरंजन करने के लिए नहीं, सतर्क करने के लिए। कोई ऐसी नौकरी मत करना जहाँ पर आपकी जिंदगी दांव पर लगी हो सकता है सामने वाला इंसान नहीं, कोई पिशाच निकले, अपने मतलब के लिए आपको नौकरी पर रखा हो, आपकी जिंदगी लेने के लिए।